अंजलि की पूरी बॉडी दर्द से कांप रही थी क्योंकि विक्टर ने उसे बिस्तर पर काफी जोर से फेंका था। फिर भी उसने एक भी आवाज नहीं की। जब विक्टर चला गया, अंजलि ने अपनी बॉडी को मोड़ लिया। उसकी बॉडी कांप रही थी, उसकी गर्दन दर्द कर रही थी। वो ऑक्सीजन लेने के लिए हांफने लगी। उसका चेहरा लाल और पसीने से तर था। अंजलि सोचती रही, कितना रूड था वो। गलती उसने की और फिर भी वो मुझे पनिश कर रहा है। कम से कम वो मुझे सॉरी बोल सकता था और ईमानदारी से मुझे कुछ खाने को दे सकता था। उसके पेट से आवाज आई, अंजू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वह अंजलि के दिल में था। अजय हमेशा अंजलि के लिए काइंड रहा था। उसने कभी उसे चोट नहीं पहुंचाई। कोमा में रहने पर उसने 9 महीने तक उसकी देखभाल की। उसने उसका एक स्कूल में एडमिशन कराया। वह अजय की वजह से अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ सकती थी। अंजलि ने रजाई को अपने नीचे खींच लिया। वह अजय को बुरी तरह से याद कर रही थी। 1 घंटे बाद किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला। अंजलि ने देखा भी नहीं। वह बेड पर अच्छे से बैठ गई। मुझे कुछ खाना चाहिए, उसने एक कमांडिंग प्रिंसेस की तरह कहा। अंजलि का प्लान यहां से भागने से पहले बहुत सारी एनर्जी गेन करने का था। अगर उसे पता चल जाए कि वो कहां है। इसे अरेंज किया जा सकता है। दरवाजे से आवाज आई। विक्टर ने एक मेल सर्वेंट को आगे आने और उसे खाना देने के लिए कहा। सर्वेंट ने चुपचाप उसका ऑर्डर फॉलो किया। उसने बेड पर खाने और दूध की ट्रे सर्व की। अंजलि ने विक्टर को देखा और शांत होकर कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं ब्रश करने से पहले ही खाना खा लूं? विक्टर की आंखों में कुछ चमक गया। उसने अपनी हमेशा की तरह कमांडिंग टोन में जवाब दिया, वॉशरूम नेक्स्ट रूम में है। बाथरूम में एक एक्स्ट्रा ब्रश, साबुन, शैम्पू और टाल है। थैंक यू मुझे बताने के लिए, अंजलि ने सीधी तरह कहा। फिर वह बिस्तर से उतर गई और कमरे से बाहर चली गई। विक्टर उसके पीछे था। उसकी हर हरकत को देख रहा था। इससे पहले कि वह बाथरूम में जाती, अंजलि ने पीछे देखा और उससे पूछा, क्या तुमने शर्ट चेंज की है? जब मैंने तुम्हारा गाउन उतारा तो मुझे अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब मैंने तुम्हारी शर्ट चेंज की तो मैंने जो कुछ भी देखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विक्टर ने रूडली जवाब दिया। अंजलि हैरान रह गई। कोई फर्क नहीं पड़ता? एक औरत के दिल के बारे में तुम क्या समझते हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास एक अच्छी बॉडी है। विक्टर रूम से बाहर चला गया। अंजलि को बहुत शर्म आई। उसका चेहरा लाल हो गया था, चाहे वह शर्म या गुस्से में हो, वह नहीं बता सकती थी। अंजलि ने अच्छे से शार लिया और एक दूसरी शर्ट पहनकर बाहर आ गई। उसने अपने अंडरगारमेंट्स को नहीं बदला और उसे बहुत अनईजी फील हुआ, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकती थी। उस आदमी ने उसे लड़कियों की कोई और चीज भी नहीं दी थी। अंजलि ने अपने बाल सुखाए और कमरे के चारों ओर देखा। रूम सिंपल था, फिर भी शानदार था। ये एक आदमी का रूम था। जो इंसान यहां रहता था उसका सच में टेस्ट बहुत अच्छा था। रूम में स्काई ब्लू कलर किया गया था। वहां एक किंग साइज का लकड़ी के बेड के साथ स्काई ब्लू बेड कवर के साथ पिलो थे। एक चेस टेबल, टी टेबल के साथ एक सिंगल सोफा और कुर्सी के साथ एक रीडिंग टेबल थी। फर्नीचर लकड़ी का बना था और नेचुरल कलर से पेंट किया हुआ था। अंजलि की आंखों ने टी टेबल पर कुछ देखा। वह उसका ब्रंच था। वे इसे यहां ले आए।
ग्रेटफुल फील करते हुए अंजलि ने खाना शुरू किया। खाने की क्वालिटी अच्छी थी। सोया मिल्क, डीप फ्राइड राइस, स्टीम्ड मीट के साथ ब्रेड टोस्ट, सब कुछ अच्छा था। अगर वह पीना चाहती थी तो वहां चाय भी थी। अंजलि ने अपना खाना फिनिश किया और उठ गई। लगता है तुम सच में भूखी थी, विक्टर ने दरवाजे से कहा। उसने साफ सुथरी प्लेटों को देखा। अंजलि चौंक गई थी। वो कब आया? जब भी वो आता है उसने कभी कोई आवाज नहीं की। क्या तुम अच्छी तरह से नहीं चल सकते? उसने गुस्सा किया। विक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे देखता रहा। अंजलि ने अनईजी फील किया। उसने आगे कहा, तुम बहुत रूड हो। ऐसा कैसे? विक्टर ने पूछा। मैंने तुमको मेरा नाम बताया था, लेकिन तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। अंजलि को यह बोलने में थोड़ी राहत मिली। मैं मेजर जनरल विक्टर हूं, उसने उससे कहा। तुम एक मेजर जनरल हो और तुमने मेरा किडनैप कर लिया है, तो फिर तुम्हारे अंदर डिग्निटी भी नहीं होगी। अंजलि ने कहा, अरे यार, ये एक मेजर जनरल है, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगी? वैसे मेरा किडनैप गलती से किया गया था, इसलिए मुझे लगता है कि वो मुझे वापस भेज देगा, या इससे भी बुरा, वो मुझे मार डालेगा। इस बार फिर से विक्टर चुप था। अंजलि पूछ रही थी, तुमने मुझे क्या इंजेक्शन दिया? जब मैं उठी तो मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। मैंने तुमको कुछ घंटों के लिए लगेज में डाल दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुमको दर्द महसूस नहीं हो रहा है, विक्टर ने सच बताया। वह कुछ सेकंड के लिए हैरानी में थी, फिर वह आग में जल गई। क्या लगेज? क्या तुम अपने आप को इंसान कहते हो? अंजलि ने एक सांस ली और आगे कहा, मैं यहां तुम्हारी गलती की वजह से आई हूं। मेरा तुमसे या मेहता फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है। मुझे मेरे घर वापस भेज दो और मैं तुम्हारे इस गंदे एटीट्यूड के बारे में भूल जाऊंगी। मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा, विक्टर ने शांति से कहा। अंजलि अलर्ट हो गई। इसका क्या मतलब है? मेरे दिमाग में कुछ और बातें हैं। विक्टर धीरे धीरे अंजलि की तरफ चलने लगा। विक्टर एक हैंडसम आदमी था। वह 6 फीट लंबा था। उसकी स्किन फेयर थी। वह अपनी 8 पैक मसल्स के लिए फेमस था। उसके पास ब्लैक आर्मी कट बाल, काली इंटेंस आंखें, शार्प नाक और पतले क्रूएल होठ थे। विक्टर जनरल मार्क ब्राउन का इकलौता बेटा था। जब वह पैदा हुआ उसी वक्त उसकी मां की डेथ हो गई। विक्टर स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के साथ बड़ा हुआ। उसे कभी भी माता पिता का प्यार नहीं मिला। विक्टर के पिता जनरल ब्राउन और दादा जनरल सीनियर ब्राउन अपनी आर्मी लाइफ के साथ बिजी थे। उन्होंने शायद ही विक्टर पर ध्यान दिया। उसका ना तो कोई करीबी रिश्तेदार था और ना ही कोई दोस्त। वह प्रैक्टिकली अकेला था। जल्दी ही विक्टर ब्राउन को इनसिक्योर फील होने लगा। उसके आसपास के लड़के उसके साथ दोस्ती करना चाहते थे, क्योंकि उसके पास इतना पावरफुल बैकग्राउंड था। विक्टर बहुत इंटेलिजेंट था उन नकली मुस्कान और फर्जी दोस्ती को समझने के लिए। विक्टर अपने आसपास के नॉर्मल लड़कों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से बड़ा हो रहा था, क्योंकि वह हर दिन खुद को ट्रेन करता था। उसके बटलर ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी और विक्टर को एक सोल्जर की तरह ट्रेन करने में हेल्प कर रहा था। अपनी टीनेज के टाइम विक्टर एक यंग मैन बन गया। लड़कियां उससे अट्रैक्ट होने लगी। उन झगड़ालू औरतों से नफरत करने में विक्टर को समय नहीं लगा।
इस बीच उसके फैमिली बैकग्राउंड या उसके हैंडसम चेहरे और बॉडी के कारण उसके आसपास के लोग उसके पास आने लगे। विक्टर के पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वह अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, और कम उम्र में ही उसने बहुत प्रेशर फील किया था। वह निराश हो गया था और एक दिन उसने खुद को मारने का और खुद को इस बेकार जिंदगी से फ्री करने का सोच लिया। विक्टर ब्राउन उस समय 17 साल का था। वह अपने डैड के ऑर्डर पर अलास्का गया। वहां उसे एक लड़की से अपनी शादी के लिए मिलना था। इस सिटी को विजिट करने के लिए विक्टर अपनी सो कॉल्ड मैरिज पार्टनर के साथ था। वह अपनी एज के हिसाब से बहुत सुंदर और फ्रेंडली लड़की थी। विक्टर ना चाहते हुए भी उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गया। बस जब उसने सोचा कि उसे अपनी लाइफ में एक सच्चा साथी मिल गया है, तो उसने उसे किसी और के साथ इंटीमेट होते देखा। विक्टर ने उस आदमी को पहचान लिया। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का बटलर था। इस सडन डिस्कवरी से विक्टर घबरा गया। उसने महसूस किया कि इस लड़की को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो और उसका परिवार सिर्फ अपनी फैमिली स्टेटस के बारे में केयर करते थे। ये अभी भी सुबह का टाइम था और विक्टर और उसकी मैरिज पार्टनर को डेनाली माउंटेन विजिट करना था। उसने एक सिंपल नोट लिखा और अकेला चला गया। विक्टर ने सुसाइड के बारे में सोचा। ये सोचकर वह पहाड़ पर चढ़ने लगा। जब वह पहाड़ के बीच में आया तो उसने एक रोने की आवाज सुनी। हैरान होकर उसने नीचे देखा और देखा कि एक 8 साल की लड़की उसके पीछे थी। वह अपने आप ही पहाड़ पर चढ़ रही थी, लेकिन गिरते ही उसे बहुत चोट लगी। इससे पहले कि वह महसूस कर पाता कि वो क्या कर रहा था, विक्टर नीचे गया और बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। वह वंडर लेक नियर डेनाली माउंटेन पर चला गया। उसने झील के किनारे बैठकर बच्ची के घाव का इलाज किया। विक्टर को राहत मिली कि उसके साथ उसका ट्रैवलिंग बैकपैक था, जहां उसका फर्स्ट एड बॉक्स था। ये पहली बार एक बच्चे को संभालने का उसका एक्सपीरियंस था। ये एक लड़की भी थी। उसने पट्टियों को उसकी बाहों और पैरों पर धीरे से रैप किया। लड़की अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी ने विक्टर के कानों में एक घंटी बजाई। वो भड़क गया और पूछा, ओए लड़की, तुम क्यों हंस रही हो? लड़की ने कहा, आपने पहले कभी किसी बच्चे का इलाज नहीं किया है ना? विक्टर उसकी बात सुनकर हैरान था। इसे कैसे पता? उसने अपने मन में सोचा। आराम से, आपके हाथ कांप रहे हैं, लड़की ने कहा और उसके छोटी इंडेक्स फिंगर की ओर इशारा किया। विक्टर का चेहरा लाल हो गया। उसने लड़की का सिर पकड़ लिया और उसे एक तरफ से दूसरी तरफ मूव किया। लड़की जोर से हंस पड़ी। विक्टर ने लड़की को देखा। वह स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक स्किन कलर के साथ एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसके हेजल कलर के रेशमी बाल उसके कंधों तक पहुंच गए। उसके होंठ चेरी पिंक थे। वह सोच सकता था कि वह फ्यूचर में अपनी ब्यूटी से हजारों आदमियों को मार डालेगी। इस बच्ची का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट उसकी साफ काली आंखें थी। विक्टर उसकी आंखों को बार बार देखता रहा। अगर आप इतनी स्मार्ट हो तो आपने खुद ही पहाड़ पर चढ़ाई क्यों की? क्या आपको लगता है कि आप टॉप पर चढ़ सकती हो? विक्टर ने पूछा। अपने सिर को लटकाए हुए बच्ची परेशान लग रही थी। वह बड़बड़ाई, मैं खो गई हूं। विक्टर दंग रह गया। तुम खो गई हो? तुम्हारी फैमिली तुमको ढूंढ क्यों नहीं रही है? ऐसा नहीं हो सकता कि वे तुमको यहां छोड़ गए और तुमको वापस ले जाना भूल गए। जब मैं यहां आया तो यहां कोई भी नहीं था।
बच्ची कुछ गहराई में सोच रही थी और फिर उसने कहा, मुझे आपकी आंखों की पावर पर डाउट है। ये सच था। अगर यहां कोई भी नहीं होता तो ये बच्ची कहां से आती? विक्टर शर्मिंदा हो गया। उसे जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना था। उसने अपना बैकपैक लिया, उठकर बच्ची को एक हाथ दिया। बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा और उठ गई। चलो, तुम्हारे मॉम डैड को ढूंढते हैं। जैसे ही विक्टर ने चलना शुरू किया, बच्ची ने कहा, आप इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो कि एक घायल लड़की को खुद से चलने दे रहे हो? बच्ची ने एक्टिंग की। विक्टर ने सरप्राइज होकर गिव अप कर दिया। यह 8 साल की बच्ची वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट थी। उसने लड़की को अपनी बाहों में लिया और बच्ची फिर से हंसने लगी। मैं तो एक्टिंग कर रही थी। बच्ची ने उसे अपनी दांतों वाली मुस्कुराहट दिखाई। मुझे पता है। विक्टर ने उसके सिर पर पैट किया। लड़की ने कहा, मेरे पैर हालांकि दर्द कर रहे हैं, वे कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगे। विक्टर ने उसे यकीन दिलाया। बच्ची ने आगे कहा, आपका नाम क्या है बड़े भाई? विक्टर ब्राउन। वो पहले से ही बातें करके थक गया था। लड़की ने खुशी से कहा, बड़े भाई विक्टर, आप मुझे प्रिया बुला सकते हैं। विक्टर ने कंधों पर उस छोटी लड़की को बिठाया। जैसा कि वह एक लंबे आदमी के कंधे पर बैठी थी, वह दूर से कई चीजें देख सकती थी। खुशी से उसने अपने पैर झुला लिए और लगभग अपना बैलेंस खो दिया। जब विक्टर ने देखा कि वह गिरने वाली थी, उसने तुरंत उसके छोटे पैर पकड़ लिए और कहा, बिहेव। बड़े भाई विक्टर, आप बहुत रफ हो। आपको लेडीज के लिए सॉफ्ट होना चाहिए। लिटिल प्रिया ने एक जीनियस की तरह कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं सिर्फ एक बच्चे को ही देख रहा हूं। विक्टर ने कहा, यह पहली बार था जब वह किसी और के साथ ये बात कर रहा था। कितने रूड हो। बस इंतजार करो और देखो, मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊंगी और तुम्हें मुझसे शादी के लिए हाथ मांगना पड़ेगा। बच्ची ने गर्व से कहा। विक्टर हंसने लगा। लाइफ में पहली बार वह जोर से हंसा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके पेट में दर्द होने लगा। ज्यादा हंसी के मिनटों के बाद उसने कहा, फाइन, तुम जीती। वे कुछ मिनट चले। उसी टाइम बच्ची के पेट से आवाज आई। उसका पेट विक्टर के सिर के ठीक पीछे था। चौंक कर विक्टर अपनी जगह पर रुक गया। बड़े भाई। छोटी लड़की ने काफी प्यार से बात करना शुरू किया। मुझे पता है, चलो चलते हैं और पहले कुछ खाते हैं। विक्टर उसे एक अच्छे और आरामदायक रेस्टोरेंट में ले गया। विक्टर ने प्रिया को मेन्यू दिया। तुम क्या खाना चाहती हो? एग सूप, वेजिटेबल चाउमीन और ऑरेंज जूस। बच्ची ने ऑर्डर दिया। विक्टर ने अपनी दाहिनी भौं को उठा लिया। क्या तुम श्योर हो कि तुम सभी चीजों को खा सकती हो? छोटी लड़की ने उसे प्राउड एक्सप्रेशन दिखाए। उसने जवाब दिया, चिंता मत करो बड़े भाई विक्टर, मेरे पास एक हाथी का पेट है। मैं सब कुछ बिल्कुल आराम से खा सकती हूँ और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात, मुझे खाना बर्बाद करने से नफरत है। तुमने सुबह कुछ क्यों नहीं खाया? विक्टर ने पूछा। वह लंबे समय से भूखी रही होगी, उसने सोचा। मैं नहीं बता सकती बड़े भाई विक्टर कि कल रात स्टोर रूम में बंद थी और मैं सुबह भाग गई। लिटिल प्रिया ने सोचा। मुझे भूख नहीं थी। लड़की ने झूठ बोला। विक्टर ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वह दूसरे के काम में भी नहीं फंसना चाहता था।
वो अभी उससे मिला है। वह उसे अच्छी तरह से जानता भी नहीं था। वह बता सकता था कि छोटी लड़की स्मार्ट थी। वह ये भी समझ सकता था कि वह एक सीधी लड़की नहीं थी। उसकी परवरिश अच्छी थी और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। क्या तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारी तरह ही है? विक्टर ने पूछा। हाँ, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब छोटी लड़की ने वह कहा, उसके गाल लाल हो गए थे। उसकी आंखें गर्मजोशी से भरी हुई थीं। और वे फिर भी तुमको पहाड़ के बीच में अकेला छोड़ गए हैं, विक्टर ने कहा। वह उसके एक्सप्रेशन पर विश्वास करता था, लेकिन उसे यह विश्वास करने में बहुत टाइम लगा था कि कोई आदमी इतना हार्टलेस होगा कि अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जाएगा। ओह, आप समझे नहीं, मैं ट्रैवलिंग कर रही थी और खो गई, उस लड़की ने कहा। विक्टर पानी पीते हुए चौंक गया। और तुम्हें किसने परमिशन दी? वह श्योर नहीं था कि उसे उस पर बिलीव करना चाहिए या नहीं। मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि अगर मुझे दुनिया के बारे में सीखना है और अगर मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ तो मुझे जगहों को विजिट करना चाहिए और दूसरों पर बर्डन नहीं डालना चाहिए। इसलिए मैंने अकेले जाने का प्लान किया, छोटी लड़की ने कहा। विक्टर के सिर में उससे बात करने के बाद दर्द होने लगा। वह उसकी फैमिली के बारे में जानना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि उसकी फैमिली बहुत पागल थी। उसने सब्जेक्ट चेंज कर दिया और कहा, यह रेस्टोरेंट आइसक्रीम और केक के लिए फेमस है, तो फिर तुमने किसी भी डेजर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? विक्टर को यकीन था कि बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, आइसक्रीम और केक पसंद होते हैं। उन चीजों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयोडीन और विटामिन नहीं होते हैं। हालांकि वे बहुत ज्यादा डिलीशियस होते हैं, लेकिन मुझे अपने अपकमिंग एडवेंचर आगामी के लिए एनर्जी सेव करनी है। ये लड़की, विक्टर ने अब उससे कुछ नहीं पूछा। वह उसके मन में जो कुछ भी था उसे सुनना नहीं चाहता था। हालांकि उसकी पर्सनालिटी बहुत अजीब थी। जब उन्होंने खाना शुरू किया, लिटिल प्रिया ने पूछा, आप यहाँ क्यों जा रहे हैं? आप ऐसे आदमी नहीं लग रहे हैं जो एडवेंचर के लिए जा रहा हो। विक्टर डिम सम खाने में बिजी था। उसकी तरफ बिना देखे भी उसने जवाब दिया, फिर तुम्हें ये कैसा लग रहा है? मुझे इससे पहले आप इस तरह दिखते थे कि ये आपके लिए अर्थ का एंड था। अब आप इस तरह नहीं दिखते हो। आपकी आंखें चमक रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, लिटिल प्रिया ने बताया। इस बार विक्टर का खाना उसके गले में अटक गया। कौन है ये? ये एक रोबोट या बाहरी इंसान नहीं है। शायद वो एक छोटा एजेंट है। विक्टर ने जल्दी से अपना खाना खत्म कर दिया और कहा, बच्चे घर जाओ। जैसे ही वह छोटी लड़की विक्टर की आंखों से दूर हुई, उसने उसे याद करना शुरू कर दिया। उसके जाने से पहले उसके आखिरी शब्दों को याद किया। बड़े भाई विक्टर, लोग अकेले पैदा होते हैं और वे अकेले मर जाते हैं। इसलिए अगर वे इस बड़ी दुनिया में अकेले हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर ये दुनिया आपके लिए बहुत बड़ी है तो इसे अपने दम पर छोटा करें। आप फिर से सांस ले पाएंगे। विक्टर को नहीं पता था कि इस बच्ची को जिस घर में वह रहती है उसे कितना सफर करना पड़ता है। इस तरह के एक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए उसने जन्म से ही कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। हालांकि विक्टर उसके मुकाबले में बहुत लकी था। उसे अपनी फैमिली के अगेंस्ट लड़ने की जरूरत नहीं थी। उसने उस छोटी लड़की की आंखों में क्या देखा था? भले ही विक्टर को बच्चों की लाइफस्टाइल के बारे में पता नहीं था,
उसे शर्म आई जब उसे एहसास हुआ कि एक बच्चे ने उसे गोलमोल तरीके से ये बताया कि वह उससे ज्यादा स्मार्ट थी। विक्टर एक घमंडी आदमी था। वह इस तरह की इंसल्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। बस इंतजार करो और देखो बच्चे, तुम वही होगी जो एंड में मुझसे शादी करना चाहेगी। विक्टर मुस्कुराया। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। तब से विक्टर पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया था। उसने उन लालची आदमियों और लड़कियों के आसपास अपना टेम्पर मैनेज किया और उसने अपने पूर्वजों की तरह ही सेना में अपना करियर बनाया। इस बीच जब भी उसके पास समय होता, वह डेनाली माउंटेन पर जाता और उसे ढूंढता। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी बार उसे देखने वहां गया, बट वो उसे वहां नहीं मिली। विक्टर को नहीं पता था कि वह जिस छोटी लड़की से मिला था वह अलास्का की लोकल लड़की नहीं थी। वह तो सिएटल में रहती थी। फिर भी विक्टर उसकी तलाश करेगा। वह उसे दिखाना चाहता था कि वह कितना शांत हो गया था। वह यह भी देखना चाहता था कि वह कितनी सुंदर हो गई थी। वह नहीं जानता था कि वह इस छोटी सी बच्ची से क्यों अफेक्टेड था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसको ढूंढना तब तक बंद नहीं किया जब तक कि उसके पिता ने उसे ईशा से शादी करने के लिए कहा। विक्टर परेशान हो गया था कि वह फिर से उस छोटी बच्ची से नहीं मिल पाएगा। वह कितने साल की होगी? उसे अब तक 23 साल का होना चाहिए। क्या वो मुझे भूल गई? कितनी खूबसूरत थी वह। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। विक्टर को एहसास हो गया कि वह उस प्यारी सी लड़की को पसंद करता है जो सभी ग्रेट काम करती है। यह एक बहुत बड़ा रीजन था कि उसे एक गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं मिली थी। जब विक्टर ने ईशा की फोटोज देखी और एक डरपोक लड़की को देखा तो वह पूरी तरह निराश हो गया। जब उसने गलत लड़की का किडनैप किया और बाद में पता चला तो वह उसे इमीडिएटली मारना चाहता था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे वापस जाने दे। वो एक लड़की के लिए अपने करियर को कभी भी रिस्क में नहीं डालेगा। लेकिन फिर भी उसने कुछ देखा। वो थी उसकी काली ट्रांसपेरेंट आंखें। वह जितना दर्द में थी उतनी ही उसकी आंखें भयंकर हो गई। वह उसकी आंखों की शार्प नजर को आखिर तक देख सकता था। फिर उसने कहा, मेरा नाम अंजलि जिंदल है। अंजलि, वो मुझे मिल गई। विक्टर ने उसकी गर्दन को छोड़ दिया और अपने रूम में चला गया। उसका खून उबल रहा था और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसका दिमाग गड़बड़ा रहा था। उसने अपने दिमाग को सही करने के लिए एक ठंडा बाथ लिया। अपने दिल और दिमाग को शांत करने के बाद वह बाथरूम से बाहर गया और ईशा की फोटोज को देखा। ईशा की सॉफ्ट नजर डरे हुए लुक से उसे नफरत हो गई। उसने उसकी फोटोज फेंक दी। वो जानता था कि उसे क्या करना है। मैं उसे जाने नहीं दूंगा, उसने सोचा। जब अंजलि शार ले रही थी तो विक्टर ने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि वह उसके रूम में खाना सर्व करे। जब अंजलि खा रही थी तो वह उसे देख रहा था। 15 साल पहले की तरह उसे खाते हुए देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। वह क्यूट लग रही थी जब वह खा रही थी। वह क्यूट लग रही थी जब वह चौंकी थी। वह क्यूट लग रही थी जब वह उससे झगड़ा कर रही थी। तब विक्टर ने कहा, मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा। अंजलि अलर्ट हो गई। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? धीरे धीरे विक्टर ये कहते हुए
अंजलि की ओर चल पड़ा। मेरे दिमाग में दूसरी चीजें हैं। वह उसके पास ऐसे गया जैसे एक बाघ एक हिरण के पास आ रहा था। अंजलि पीछे जाने लगी। वह अब विक्टर के बिहेवियर के बारे में ज्यादा अलर्ट थी। उसने पूछा, क्या दूसरी चीजें? अंजलि अभी डरी हुई थी। उसने क्लियरली सोचा था कि वह मरने वाली है, जैसा कि उन्होंने गलत टारगेट लिया। अगर वे उसे वापस भेजते तो वे पकड़े जाते। ये एक इंटरनेशनल बात बन सकती है। ये मेजर जनरल कभी भी अपनी जान और करियर के लिए रिस्क नहीं उठाएगा। लेकिन वो मुझे नहाने और खाने क्यों देगा? ये सही नहीं लगता है, उसने ये भी सोचा। अंजलि तब तक पीछे चलती रही जब तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार को टच नहीं हो गई। इससे विक्टर अपनी जगह पर नहीं रुका। अंजलि बहुत नर्वस हो गई। उसने अपना कॉमन सेंस खोया था। वह बुरी तरह से जीना चाहती थी। वह बहुत सारी चीजें देखना चाहती थी। वह बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहती थी। वो अभी मरना नहीं चाहती थी। और अजय, ओ अज्जू, कहां हो तुम? उस समय पेरिस में अजय का कॉफी का मग उसके हाथ से गिर गया और टुकड़ों में बिखर गया। अंजलि के किडनैप के बाद से वह सो नहीं पाया। वह सबको उसे ढूंढने का प्रेशर दे रहा था। जब उसने टूटे हुए मग को देखा तो उसका दिल बुरी तरह से हिल गया। अंजलि, क्या तुम ठीक हो? उसने सोचा और अपनी आंखें बंद कर ली। राजीव अपने बड़े भाई को अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस की रिपोर्ट दे रहा था। जोर की आवाज सुनकर वह चौंका। उसका दिल लगभग कांप गया। पिछले कुछ दिनों से उसने देखा कि उसका दिल बेहद कमजोर हो गया था। जैसे ही उसने मेड को गंदगी साफ करने के लिए बुलाया, उसने देखा कि उसका भाई जमीन पर गिर रहा है, चकनाचूर कांच के ऊपर। बिग ब्रदर! राजीव डर में चिल्लाया। अंजलि उस समय घबरा गई जब उसने देखा कि विक्टर उसके पास आ रहा था। वह जानती थी कि वह भाग नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसके पैर दाईं ओर भागे, बालकनी की ओर। लेकिन विक्टर ने ध्यान से उसे समय पर पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। अंजलि चिल्लाई, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो! वह डर में कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज स्ट्रांग थी। उसने उस आदमी को पीछे हटाने की कोशिश की जो उसे गले लगा रहा था, लेकिन बुरी तरह से फेल हो गई। कभी उस आदमी को कम मत समझो जो आर्मी में था। विक्टर ने उसे अपने दाहिने कंधे पर रखा और वापस कमरे के अंदर ले गया। उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी चाल बहुत सॉफ्ट थी। अंजलि ने हार्ड स्ट्रगल किया। मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहती हूं, मुझसे दूर हो जाओ! वह जोर से चिल्लाई। विक्टर हैरान हो गया। उसे मारने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। वह सिर्फ उससे शादी करना चाहता था। वह लड़खड़ाया और उससे आर्ग्यू किया। किसने कहा था कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं? इससे पहले कि अंजलि रिएक्ट करती, विक्टर के ठंडे होठों ने उसे कवर कर लिया। उस पल उसका पूरा शरीर जम गया। वह लकड़ी का एक टुकड़ा बन गई। उसकी बॉडी और दिमाग तीखी आवाज में चिल्लाए। अजय को छोड़कर किसी भी आदमी ने उसे कभी इस तरह से टच नहीं किया था।
उसके दिमाग और बॉडी को अच्छी तरह से उसके टच की आदत थी। उसने उसे सेफ्टी का एहसास दिलाया था। उसने अपनी काइंडनेस और प्यार उसे दिखाया था। हालांकि उसने पहले स्ट्रगल किया, लेकिन जल्दी ही उसने उसके जलते हुए टच को अडेप्ट कर लिया था। हालांकि इस समय जब विक्टर ने उसके होंठ पर किस किया तो उसे नफरत हो गई। उसका पूरा शरीर हार्ड हो गया। उसे लगा कि उसे उल्टी आ रही है। विक्टर को नहीं पता था कि वह क्या फील कर रही है। उसके होठों को टच करते ही उसने अपनी सेंसेस खो दी। उसने उसे स्ट्रांगली और प्यार से किस किया, जैसा कि उसे लड़कियों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो अंजलि को किस करते हुए वह अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड नहीं कर पाया। उसकी वाइल्ड किस से अंजलि को चोट लग गई। वह एक भी आवाज नहीं कर सकी क्योंकि उसके होंठ सील हो गए। जल्द ही उसका चेहरा दर्द से नीला हो गया। जब विक्टर अपने होश में वापस आया तो उसने महसूस किया कि उसके नीचे की लड़की लकड़ी के टुकड़े की तरह हार्ड थी। उसने उसकी ओर देखा। उसने देखा कि उसका चेहरा नीला पड़ गया है। उसकी आंखें कसकर बंद हो गई हैं और उसके होंठ सूज गए हैं। विक्टर ने लड़की के चेहरे को सहलाया और कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अपनी हेल्थ चेकअप की जरूरत है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। विक्टर ने सोचा कि लगेज में लंबी जर्नी के कारण वह स्ट्रेस में थी। अगर वो जानता था कि ये वो है तो वह पहले ऐसा कभी नहीं करता। विक्टर ने उसकी बॉडी को मूव किया और उसके सिर को तकिए पर रख दिया और उसकी बॉडी को एक सॉफ्ट स्काई ब्लू रजाई के साथ कवर किया। मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूं, विक्टर ने रूम से बाहर जाने से पहले बोला। अंजलि बड़े बिस्तर पर लेटी हुई थी। यह दूसरे रूम के बेड से ज्यादा कंफर्टेबल था। जैसे ही वह गया, उसकी बॉडी में जबरदस्त हलचल हुई। आंसू बाहर आने वाले थे, लेकिन उसने उन्हें रोक दिया। अपने हिलते हुए शरीर के साथ वह बिस्तर से उठी। उसने दरवाजे की तरफ देखा और पाया कि वह लॉक था। उसने आहें भरी, फिर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अगर वह कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी तो उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो अंदर आए। फिर उसने दरवाजे के सामने लकड़ी के भारी सोफे को लगा दिया। अंजलि बालकनी में चली गई। उसने जो देखा वो उस पर हाँफने लगी। पिछली बार जब वो यहां से भागी थी तो उसने ये नोटिस नहीं किया कि वहां डार्क पानी है। बड़ी बालकनी से वह आइलैंड के किनारों को देख सकती है और उसके आसपास केवल समुद्र था। तब उसे एहसास हुआ कि वो एक आइलैंड पर है। अंजलि के पैर बाहर निकल गए और वह फर्श पर बैठ गई। मैं इस जगह को छोड़कर बाहर कैसे जाऊंगी? रात हो गई। ये महल जैसी हवेली अंधेरी रात में चमकने लगती थी। चांद अपनी चांदनी की रोशनी से समुद्र में नहा रहा था। ये एक सुंदर नजारा था। कोई भी इस तरह के रोमांटिक व्यू को एंजॉय करेगा। हालांकि अंजलि के पास इस तरह के एक प्यारे एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने के लिए कोई दिल नहीं था। वह इस सब से बचना चाहती थी। उसने देखा कि कुछ गार्ड यहां और वहां घूम रहे हैं। उसने दोनों तरफ 2 टावर्स भी देखे। वहां स्पॉटलाइट भी थी। वो देख सकती थी कि हर टावर में 2 आदमी थे। उनके पास हथियार भी थे। उनके पास यहां एक आर्मी स्टेशन भी है। अंजलि ने अपनी मुट्ठी बांधी।
अगर टावर में गार्ड थे तो ये क्लियर था कि ग्राउंड पर भी गार्ड हैं। वे शायद अंधेरे में थे, इसलिए कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था। रात को यहां से बचकर निकलना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, तो दिन के टाइम कैसे पॉसिबल हो सकता था? माइक चिल्लाया, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? विक्टर ने जवाब दिया, मैं हर समय उस समय की तलाश कर रहा था। कौन जानता था कि वो पेरिस में रहती है और वो जिंदल फैमिली में है। अब जब वो मुझे मिल गई है तो मुझे उसे फिर से छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। माइक सोफे पर बैठ गया और उसने कहा, अब ये मत कहना कि यही वो रीजन है कि तुम हर छुट्टी में गायब हो जाते हो। विक्टर ने अपने दोस्त की तरफ देखा और कहा, मैं 15 साल से उसे ढूंढ रहा था। माइक ने सांस ली। वह सच में अपने दोस्त के एक लड़की के लिए इतनी कमिटमेंट से हैरान था। उसने किसी तरह यह गेस किया कि उसके दोस्त के दिल में कोई और लड़की है, लेकिन वह विक्टर से पूछ नहीं सकता है। विक्टर के गायब होने ने भी उसे क्यूरियस बनाया। अब वह सब कुछ देख सकता था। माइक ने थके हुए आवाज में कहा, अब तुम अपने डैड और दादाजी को क्या बोलने वाले हो? वे जो कुछ भी कहते हैं अब और मायने नहीं रखता। मुझे वो मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था। विक्टर ने जवाब दिया, तुम उसे हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते। वो जिंदल फैमिली से है। क्या तुम इसे इंटरनेशनल मैटर बनाना चाहते हो? अपने करियर के बारे में सोचो। करियर? मैंने अपनी लाइफ उसके लिए दांव पर लगा दी है। मैं उसे फिर से नहीं खोना चाहता हूं। विक्टर ने स्ट्रांगली कहा, उसकी पर्सनल लाइफ का क्या? क्या होगा अगर उसका एक लवर, एक बॉयफ्रेंड और एक फियांसे हुआ तो? फिर तुम क्या करोगे? माइक ने लास्ट बार कोशिश की। विक्टर उसके सवाल से स्टिफ हो गया। फिर उसने कहा, वो हैंडल किया जा सकता है। उसने शांति से कहा। उसका एक्सप्रेशन डार्क था। अचानक माइक के मन में कुछ चीजें घूमने लगी। उसने वार्निंग देकर पूछा, तुम क्या करने वाले हो? विक्टर माइक के पर्सनल असिस्टेंट को अपने कमरे में वापस ले गया। माइक की पर्सनल असिस्टेंट एक लड़की थी जो माइक की छोटी बहन की प्राइवेट डॉक्टर थी। उसका नाम क्रिस्टीन विल्सन था। सभी उसे डॉक्टर विल्सन कहते थे। विक्टर की रिक्वेस्ट पर माइक डॉक्टर विल्सन को लाया। विक्टर ने सोचा कि अगर ईशा बीमार होती है तो विल्सन उसका इलाज कर सकती है। अब जब वो यहीं थी तो विक्टर को लिटिल प्रिया के इलाज के लिए उसकी जरूरत थी। विक्टर ने दरवाजे को अनलॉक किया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। हालांकि दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तुरंत ही वो समझ गया कि लिटिल प्रिया ने अंदर से दरवाजा लॉक किया है ताकि वो अंदर नहीं जा सके। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसे किस किया और उसे डरा दिया, उसने सोचा। वह मुस्कुराया, ये सोचकर कि उसने खुद को अपने ही रूम में लॉक कर दिया है। वो हमेशा की तरह जिद्दी रही है। लिटिल प्रिया, क्या तुम ठीक हो? मैं मेरे साथ एक फीमेल डॉक्टर को लेकर आया हूं। क्या तुमको नहीं लगता कि दर्द होने पर तुमको चेकअप की जरूरत है? विक्टर की आवाज में सॉफ्टनेस थी। डॉक्टर विल्सन ने विक्टर की तरफ देखा, जैसे वह कोई भूत देख रही हो। विक्टर का कड़क चेहरा था और दूसरों को लगता था कि वह उन्हें डरा रहा है। उसने हर चीज से एक रूडनेस से डील की। उसके तरीके क्रूर थे।
और वह अपने साथ काम करने वालों के लिए हार्ड था। हालांकि वह उनकी केयर करता था। इससे वह अपने ग्रुप के अंदर बहुत पॉपुलर हो गया था। हालांकि ये बात सब जानते थे कि विक्टर औरतों से नफरत करता था। वो औरतों से कभी बात नहीं करता था, तब भी अगर वह उसके साथ काम नहीं करती हो तो। यहां तक कि वह उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करता था जैसा कि वह अपने साथ काम करने वाले आदमियों के साथ करता था। इसका मतलब ये था कि जो उसके साथ काम करते थे उन्हें विक्टर की रूडनेस को भी टेस्ट करना पड़ता था। डॉक्टर विल्सन 3 साल से माइक के साथ काम कर रही थी। यहां तक कि उसने भी विक्टर के रूडनेस को टेस्ट किया है, बट दूसरी लड़कियों की तरह वह भी उसकी स्ट्रिक्टनेस से प्यार करने लगी थी। उसने कभी भी उसके एटीट्यूड पर ध्यान नहीं दिया। वह उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी। हालांकि इस लिटिल प्रिया के लिए उसकी सॉफ्ट आवाज को सुनकर डॉक्टर विल्सन को मेजर जनरल ब्राउन के बारे में एक नया सीक्रेट पता चला। वह असल में इस छोटे बच्चे के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो गई। विक्टर ने पोलाइटली डोर नॉक किया और लिटिल प्रिया ठीक है या नहीं उसके बारे में पूछा। लेकिन ऐसा लगा कि लिटिल प्रिया उन दोनों के बीच जो भी हुआ उससे अपसेट हो गई थी। विक्टर ने डॉक्टर विल्सन को वापस जाने के लिए कहा। उसके जाने के बाद विक्टर अपनी दूरबीन के साथ ईस्ट टावर पर गया। वह 3rd फ्लोर पर गया और दूरबीन को अपनी आंखों के सामने रख दिया। विक्टर अंजलि को अच्छे से देख सकता था। लाइट चालू थी और वह बैल्कनी में फर्श पर बैठी थी। वह डार्क ओशियन को देखकर अपसेट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का वेट कर रही थी कि कोई आएगा और उसे बचा के ले जाएगा। विक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल के टुकड़े कर रहा था। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वो ऐसे क्यों देख रही है? क्या वो पहले से ही किसी से कमिटेड है? क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझे भूल गई है? विक्टर ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और टावर से नीचे आ गया। रात गहरा रही थी। अंजलि ने आकाश की ओर देखा। वह बादलों से भरा था, उसी रात की तरह जब उसका किडनैप कर लिया गया था। चांद बादलों के पीछे समुद्र के साथ लुका छिपी खेल रहा था। उसने मुझे लगेज में डाल दिया था। क्या इसका मतलब यह है कि वह मुझे दूसरी जगह ले गया था? मैंने उस समय भी समुद्र को देखा था। यह पक्का ईशा का मेंशन नहीं है। ये सोचकर अंजलि ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि ये अंधेरा था, मैं दीवारों के बीच के डिफरेंस को बता सकती हूं। वो घर सीमेंट से बना था, लेकिन ये एक पत्थर से बना है। ये महल या किले की तरह है। ये बहुत पुराने टाइम की तरह है। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है कि यूरोपियन आइलैंड में कोई किला है। अंजलि ने अपने निचले होंठ को थोड़ा सा बाइट किया। उसकी आंखें भारी हो गई। शायद मेरे नॉलेज की कमी है, लेकिन मैं कहाँ हूं? मुझे इस जगह के बारे में पता लगाना होगा। जितना ज्यादा मैं पता लगा सकती हूं, उतना ही मुझे यहां से निकलने में इजी होगा। मैं ये कर सकती हूं। मैं ये कर सकती हूं। अंजलि खुद से रिपीट करती रही और जल्द ही बालकनी के फर्श पर सो गई। अजय ने अपनी आंखें खोली और सफेद छत देखी। ये बिल्कुल अनजान थी। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो अस्पताल में है। वह बेहोश होने से पहले की बातें याद करने लगा
अंजलि किडनैप हो गई थी। इसे याद करते ही अजय बिस्तर से उठा और स्लीपर्स पहन ली। उसने अपना सेलफोन ढूंढा, वो उसे कहीं नहीं मिला। अजय को गुस्सा आया और वह दरवाजे की तरफ गया। बस जब उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तो दरवाजा एक स्लाइड से खुल गया। राजीव यह देखकर चौंक गया कि उसका बड़ा भाई जाग गया था और यहां तक कि दरवाजे के सामने खड़ा था। बड़े भाई, आप कब उठे? राजीव ने पूछा। अजय का दाहिना हाथ अभी भी दरवाजे के पास था। उसने अपना हाथ राजीव की ओर बढ़ाया और कहा, मेरा मोबाइल। राजीव एकदम घबरा गया। उसने अपना लेफ्ट हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल लिया और अजय का सेलफोन निकाल लिया। अजय ने अपना फोन छीन लिया। उसका सेलफोन बंद था। अजय ने मोबाइल चालू किया और आज की तारीख देखी। अंजलि को गए ऑलरेडी 4 दिन हो गए थे। इसका मतलब ये था कि अजय 2 दिन से बेहोश था। अजय 2 दिनों के लिए बेहोश कैसे हो सकता है? अजय ने राजीव के कॉलर को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। क्या तुमने मुझे दवा दी? अजय की आवाज इतनी ठंडी थी कि राजीव को लगा कि वह जमने वाला है। राजीव ने कहा, भाई, आप लगभग कोमा में थे। डॉक्टर ने सोचा कि आपको नींद की गोलियां देनी चाहिए, नहीं तो यह आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। आप 3 रातों तक नहीं सोए। मैं बहुत टेंशन में था। वह एकदम सफेद दिख रहा था। क्या तुमने उसे ढूंढा? अजय ने पूछा। राजीव ने अपने बड़े भाई को संभाला। उसने जवाब दिया, हमने पास के आइलैंड पर ढूंढना शुरू कर दिया है। मैंने अपनी सबसे अच्छी फोर्स भेज दी है। हम बहुत जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। अजय ने देखा कि राजीव को पसीना आ रहा था। अजय को गुस्सा आया और उसने कहा, यूएस में उसको ढूंढो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। राजीव उदास हो गया। हमने पहले ही यूएस गवर्नमेंट से परमिशन मांगी थी, उन्होंने मना कर दिया। अजय की नसें उसके सिर से बाहर निकल गई। फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वो यूएस में है और मैं इसे जानता हूं। अपनी फोर्सेस को यूएस भेजो। वह गुस्से में कांप रहा था। राजीव ने अपने बड़े भाई को शांत करने की कोशिश की। बड़े भाई, ये यूएस है, कोई यूरोपियन देश नहीं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें ढूंढने के लिए एक ऑफिशियल वारंट की जरूरत है। अगर हम एक नॉर्थ अमेरिका देश में जाते हैं तो ये एक इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। तो फिर इसे एक इंटरनेशनल इशू बना दो। इससे उसे ढूंढना इजी हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे अजय को दुनिया की कोई परवाह नहीं है। राजीव थक गया था। उसके पास रातों की अच्छी नींद की कमी हो गई थी। फिर भी उसने अजय को समझाने की कोशिश की। उसने आराम से कहा, और जब हम अंजलि को ढूंढ लेंगे तब वह कैसा फील करेगी? उसकी मेंटल स्टेट के बारे में सोचो। अजय ने तुरंत जवाब दिया, उसे पहले ढूंढो तो सही, फिर मैं कोई तरीका सोचूंगा। अजय डर गया और पूरी तरह से कहा, और जब अंजलि की फैमिली और उसे पता चलेगा कि वो है, जिंदा है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या करेंगे? जब राजीव ने उसे मेंशन किया तो अजय अपनी जगह पर जम गया। राजीव सही था। अगर वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं तो वे उसे वापस ले जाएंगे। उसकी मेमोरी फिर से आ जाएगी। अजय अपने प्यार से दूर हो जाएगा। जो तुम चाहते हो वो करो। अजय राजीव को हॉस्पिटल के रूम में अकेला छोड़कर चला गया।
जब राजीव बाहर गया तो उसने देखा कि उनकी कार चली गई थी। वह यह भी अच्छी तरह से जानता था कि उसकी प्रीशियस रेड स्पोर्ट्स कार कौन ले गया। उसने एक कैब हायर की और घर की तरफ चला गया। हालांकि राजीव को उसका बड़ा भाई नहीं मिला, बट एक नोट मिला। मैं अपनी वाइफ को खुद ही ढूंढने जा रहा हूं, तुम कंपनी और दूसरी चीजों के साथ डील करो, मुझे ढूंढने की हिम्मत मत करना। अजय के स्टडी रूम में सोफे पर बैठते ही राजीव ने सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंजलि की इमेज उसके दिमाग में आ गई। अजय से बात करते हुए वह मुस्कुरा रही थी। अजय भी उसके साथ मुस्कुरा रहा था। वो एक खूबसूरत सपना था जिसे राजीव पूरा करना चाहता था। भगवान, प्लीज हमें अंजलि से मिला दो,